हेलो दोस्तों, तो कैसे आप सब लोग। मिथिकल टेलवर्स में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, अगर आप गेम ऑफ थ्रोन यूनिवर्स के फैन हो तो आप बिल्कुल सही चैनल पर आए हो, क्योंकि मैं यहाँ पर गेम ऑफ थ्रोन की बुक को लाइन वाइज एक्सप्लेन करता हूँ। और जिन भी दोस्तों को गेम ऑफ थ्रोन से रिलेटेड बुक को पढ़ना है तो वो मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर ले, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो आज की वीडियो में अपने बात करने वाले हैं ब्लड एंड फायर के चैप्टर 2 के बारे में। तो चलिए बिना किसी देरी के इस वीडियो को शुरू करते हैं। राज्याभिषेक के कुछ ही दिनों के अंदर एगोन की सेनाएं फिर से मार्च के लिए निकल पड़ी। इस सेना की कमान और इस बराथियन कर रहे थे और इस सेना का बड़ा हिस्सा ब्लैक वाटर रस नदी को पार करके दक्षिण में स्ट्रॉम एंड की ओर बढ़ गया। गोल्डन आई और सिल्वर स्केल वाले ड्रैगन मेलेक्सिस पर सवार होकर रानी रेनिस भी सेना के साथ में गई। तो वहीं पर डेमन वलारियन के नेतृत्व में कुछ टारगेरियन सेना ब्लैक वाटर वे से निकलकर उत्तर की ओर गलटाउन और द वेल की ओर मुड़ गई और इस सेना के साथ में रानी विशेन्या और ड्रैगन वेगार था। राजा एगोन खुद नॉर्थ वेस्ट की तरफ गॉड आई झील और हेरनहाल किले की ओर बढ़ा। हेरनहाल का यह किला बहुत विशाल किला था, जो कि राजा हेरन द ब्लैक का प्राइड और उसका ऑब्सेशन था। टारगेरियन सेना के इन तीनों टुकड़ियों को कड़े प्रतिरोध का सामना करना पड़ा। स्ट्रॉम एंड के राजा आर्गिलेक के बैनरमैन लॉर्ड एरोल, लॉर्ड फेल और लॉर्ड बकरन ने और इस बराथियन की आगे चल रही सेना की टुकड़ी पर अचानक से हमला कर दिया जब वो वेंडवाटर नदी को पार कर रहे थे, और लगभग 1000 से ज्यादा लोगों को मारकर वह जंगल में गायब हो गए। तो वहीं दूसरी ओर जल्दबाजी में तैयार की गई एरिन की सेना, जिसमें ब्रावोस के 1 दर्जन वारशिप शामिल थे, उन्होंने गलटाउन के पास के समुद्र में टारगेरियन सेना का सामना किया और उन्हें हरा दिया। इस युद्ध में एगोन का एडमिरल डेमन वलारियन भी मारा गया। तो वहीं पर तीसरी सेना और खुद एगोन टारगेरियन पर गॉड आई के दक्षिण किनारे पर एक नहीं बल्कि 2 बार हमला हुआ था। बैटल ऑफ रीड्स में टारगेरियन सेना की जीत तो हुई, लेकिन विलिंग विलोज के अंदर उन्हें भारी नुकसान का सामना करना पड़ा जब राजा हेरन द ब्लैक के 2 बेटों ने चप्पू की आवाज किए बिना नावों को झील से पार करके टारगेरियन सेना पर पीछे से हमला कर दिया। लेकिन अंत में एगोन के सभी दुश्मनों के पास उनके ड्रैगन का कोई भी जवाब नहीं था। द वेल की एरिन सेना ने टारगेरियन सेना के 1/3 जहाजों को डुबा दिया और लगभग उतने ही अपने कब्जे में ले लिए। लेकिन जब रानी विशेन्या अपने ड्रैगन वेगार के साथ में आसमान से उन पर टूटी तो एरिन सेना के जहाज जलकर खाक हो गए। तो वहीं पर दूसरी ओर लॉर्ड एरोल, लॉर्ड फेल और लॉर्ड बकलर अपने फेमिलियर जंगल की तरफ तब तक छिपे रहे जब तक कि रानी रेनिस ने अपने ड्रैगन मेलेक्सिस से उन पर हमला नहीं कर दिया और आग की एक दीवार ने पूरे जंगल को अपनी चपेट में ले लिया, जिससे सभी पेड़ पौधे मसालों की तरह जल उठे। तो वहीं पर तीसरी ओर वेलिंग विलोज के विजेता हेरनहाल के दोनों बेटे जब सुबह होने पर हेरनहॉल वापस जा रहे थे तो वो एगोन के ड्रैगन वलेरियन की आग से बिल्कुल भी तैयार नहीं थे और इस आग से हेरन की नावों के साथ साथ उनके दोनों बेटों को भी जलाकर मार दिया। एगोन के दूसरे प्रतिद्वंदी दुश्मन भी खुद दुश्मनों से घिरे हुए थे। जब आर्गिलेक द एरोगेंट स्ट्रॉम एंड से अपनी सेनाओं को इकट्ठा कर रहा था तो स्टेपस्टोन के समुद्री लुटेरों ने आर्गिलेक सेना की अनुपस्थिति का फायदा उठाकर केप्रोथ के तट पर हमला बोल दिया। तो वहीं पर डोर्निस हमलावरों ने रेड माउंटेन से निकलकर मार्चेज के आसपास के इलाकों पर हमला करके उन पर कब्जा कर लिया। द वेल के युवा राजा रोलिन को भी 3 सिस्टर के द्वीप पर एक विद्रोह का सामना करना पड़ा जब सिस्टरमैन के लोगों ने एरिन के प्रति अपनी निष्ठा और वफादारी त्याग दी और लेडी मार्ला सडरलैंड को अपनी रानी घोषित कर दिया। फिर भी जो हेरन द ब्लैक पर बीतने वाला था उसके सामने तो ये सभी मुश्किलें बिल्कुल ही मामूली लगने वाली थी। हालांकि हाउस होरे की 3 पीढ़ियों ने रिवरलैंड पर शासन किया था, लेकिन ट्राइडेंट के लोगों को अपने आयरनबोर्न शासकों से कोई विशेष लगाव नहीं था। हेरन द ब्लैक ने अपने विशाल किले के निर्माण के लिए हजारों लोगों को मौत के घाट उतार दी और इस किले के निर्माण के लिए रिवरलैंड के क्षेत्रों को लूटा और अपने गोल्ड की भूख मिटा के लिए लॉर्ड्स और आम जनता को कंगाल कर दी। अब पूरा रिवरन हेरन द ब्लैक के खिलाफ हो गया और रिवरन के लॉर्ड एडमंड टली ने इनका नेतृत्व किया। हेरन हॉल के किले की रक्षा के लिए बुलाई जाने पर हाउस टली ने वहां जाने के बजाय टारगेरियन का साथ देने की घोषणा की और उन्होंने अपने किले पर हाउस टारगेरियन का 3 सिर वाला झंडा फहरा दी। हाउस टली के नाइट और आर्चर एगोन की सेना में शामिल होने के लिए निकल पड़े और उनके इस विद्रोह से दूसरे रिवरन के लॉर्ड को भी हिम्मत दी और एक एक करके
के ट्राइडेंट के लॉर्ड ने हेरन द ब्लैक का साथ छोड़ दिया और एगोन के सामने घुटने टेक कर उनका समर्थन किया। ब्लैकवुड, मॉलिस्टर, वेंस, ब्रेकन, पाइपन, फेस और स्ट्रोंग्स ने भी अपनी सेना को बुलाकर हेरन हॉल की ओर चल पड़े। और जब अचानक से दुश्मन सेना ज्यादा हो गई तो किंग हेरन द ब्लैक अपने हेरन हॉल के किले में शरण ले ली, जिसे अभेद्य और अजय माना जाता था। हेरन हॉल का यह किला वेस्टरोस में बने सभी किलों में से सबसे बड़ा था। इसके 5 विशाल टावर, ताजा पानी के कभी न खत्म होने वाले स्रोत, जमीन के नीचे बने बड़े बड़े तहखाने जिसमें खाने पीने का सामान भरा रहता था, और यह किला अपने काले पत्थर की विशाल दीवारों के लिए मशहूर था। इसकी दीवारें इतनी ऊंची थी कि जिसे किसी भी सीढ़ी से ऊपर नहीं चढ़ा जा सकता था, और इसकी दीवारें इतनी चौड़ी थी कि इसे ना ही किसी भारी वार और ना ही किसी पत्थर फेंकने वाले हथियारों से तोड़ा जा सकता था। हेरन द ब्लैक ने हेरन हॉल किले के गेट को बंद कर दिया और अपने बचे हुए बेटों और अपने समर्थकों के साथ में घेराबंदी का सामना करने के लिए तैयार हो गया। ड्रैगनस्टोन के एगोन के विचार कुछ अलग ही थे। जब एगोन ने एडमंड टली और दूसरे रिवरन के लॉर्ड की सेना के साथ मिलकर हेरन हॉल किले के चारों ओर से उसे घेर लिया और अपने मिस्टर को शांति संदेश और सफेद झंडे के साथ में उन्हें बातचीत करने के लिए भेजा। हेरन द ब्लैक उनसे मिलने के लिए अपने किले से बाहर आया। वह एक बुढ़ा और सफेद बालों वाला व्यक्ति था, फिर भी वह अपने काले कवच में अभी भी खूंखार योद्धा लग रहा था। इन दोनों राजाओं के साथ अपने अपने बैनर पकड़ने वाले और मिस्टर मौजूद थे, इसलिए इन दोनों के बीच की बातचीत को आज भी याद किया जाता है। इस बातचीत की शुरुआत एगोन ने की थी और उन्होंने कहा, अभी अपने घुटने टेक दो और तुम आयरन आइलैंड के लॉर्ड बने रह सकते हो। अभी हार मान लो तो तुम्हारे बेटे तुम्हारे बाद शासन करने के लिए जीवित रहेंगे। तुम्हारे इस किले के बाहर मेरे 8000 सैनिकों की सेना खड़ी है। तब हेरन द ब्लैक कहता है, मेरे किले के बाहर में क्या है, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इस किले की दीवारें बहुत मजबूत और मोटी है। फिर एगोन कहता है, इस किले की दीवार इतनी भी ऊंची नहीं है कि वो ड्रैगन को रोक सके, और ड्रैगन उड़ते हैं। तब हेरन द ब्लैक कहता है, मैंने इसे पत्थरों से बनाया है और पत्थर कभी भी जलते नहीं। फिर एगोन ने इसका जवाब दिया और कहा, जब सूरज डूबेगा तो तुम्हारा पूरा वंश इसी के साथ में खत्म हो जाएगा। और ऐसा कहा जाता है कि हेरन द ब्लैक ने एगोन की इस बात पर थूका था और अपने किले के अंदर वापस चला गया, और अपने किले के अंदर जाते ही उसने अपने हर एक सैनिक को भाले, धनुष और क्रॉसबो के साथ में किले की दीवार पर तैनात कर दिया और ये वादा किया कि जो कोई भी उस ड्रैगन को मार गिराएगा उसे अपार धन दौलत और जमीन दी जाएगी। और हेरन द ब्लैक ने यह भी घोषणा की कि अगर मेरी कोई बेटी होती तो ड्रैगन को मारने वाला उसका हाथ मांग सकता था, लेकिन इसके बजाय मैं उसे हाउस टली की बेटियों में से एक को दे दूंगा। यदि वो चाहे तो तीनों बेटियों को भी ले सकता है, या फिर वह हाउस ब्लैकवुड के बच्चों में से किसी एक को, या हाउस स्ट्रॉन्ग की बेटियों को चुन सकता है, या फिर ट्राइडेंट के येलो मड के लॉर्ड और इन सभी गद्दारों की बेटियों में से किसी को भी चुन सकता है। उसके बाद में हेरन द ब्लैक अपने बेटों और अपने बॉडीगार्डों के साथ में खाना खाने के लिए टावर के अंदर चला जाए। जैसे ही सूरज की आखिरी किरण फीकी पड़ी तो हेरन द ब्लैक के सैनिक अपने भाले और क्रॉसबो को थामे हुए गहराते अंधेरे की ओर घूरना शुरू कर दिया, और जब उन्हें कोई ड्रैगन नहीं दिखाई दिया तो उनमें से कुछ सैनिकों ने सोचा कि एगोन की धमकियां तो केवल खोखली थी, लेकिन एगोन टारगेरियन ने अपने ड्रैगन वलेरियन को बहुत ऊंचाई पर बादलों से भी ऊपर ले गया, इतनी ऊंचाई पर जहां से ड्रैगन चांद पर बैठी मक्खी से ज्यादा बड़ा दिखाई नहीं दे रहा था। और तभी वह नीचे उतरा, काले पंखों के साथ वलेरियन ड्रैगन रात के अंधेरे को चीरता हुआ सीधे महल की दीवारों पर आ गया। जब उसे हेरन हॉल किले के टावर दिखाई देने लगे तो वलेरियन ड्रैगन ने अपनी दहाड़ के साथ में काली आग की बारिश कर दी। हेरन द ब्लैक ने घमंड में कहा था कि पत्थर नहीं जलता, लेकिन उसका किला सिर्फ पत्थरों का ही नहीं बना, उसमें रखे हुए लकड़ी, ऊन, घास फूस, अनाज और खाने पीने का सामान, साल्टी बीफ, इन सब ने बहुत जल्दी आग पकड़ दी। और ना ही उनके आयरन मैन सैनिक पत्थर के बने हुए थे, और वो धुएं और आग की लपटों में लिपटे हुए चीखते चिल्लाते हुए यार्ड में दौड़ने लगे, और कुछ सैनिक दीवार से नीचे गिरकर मर गए। अगर आग की गर्मी बहुत तेज हो तो पत्थर भी चटक और पिघल सकता है। हेरन हॉल किले के बाहर खड़े हुए रिवरन के लॉर्ड ने बाद में बताया कि हेरन हॉल के टावर रात के अंधेरे में 5 बड़ी मोमबत्तियों की तरह लाल चमक रहा था, और ये टावर मोमबत्तियों की तरह ही मुड़ने और पिघलने लगे। पिघले हुए दीवार की धाराएं किले की दीवार से नीचे बह रही थी।
हेरन द ब्लैक और उनके अंतिम बेटे हेरनहाल किले की इस आग के साथ में जलकर खाक हो गए और उसके साथ में हाउस होरे का भी अंत हो गया, जिससे अब उनका रिवरन के आयरन आइलैंड पर भी कब्जा खत्म हो गया। अगले दिन हेरनहाल के सुलगदे खंडहरों के बाहर राजा एगोन ने रिवरन के लॉर्ड एडमंड टली से वफादारी की शपथ स्वीकार कर ली और उन्हें लॉर्ड पैरामाउंट ऑफ द ट्राइडेंट बना दिया। रिवरन के दूसरे लॉर्ड्स ने भी एगोन को अपना राजा मान लिया और एडमंड टली को लॉर्ड पैरामाउंट ऑफ द ट्राइडेंट के रूप में स्वीकार कर लिया। जब हेरनहाल की राख इतनी ठंडी हो गई कि वो लोग सुरक्षित किले के अंदर जा सके, तो एगोन की सेना किले के अंदर जाकर मारे गए सैनिकों की तलवार को इकट्ठा किया। इनमें से कुछ तलवारें टूट गई, कुछ ड्रैगन की आग में पिघलकर स्टील के फीतों की तरह मुड़ गई। इन सभी तलवारों को इकट्ठा कर गाड़ियों में भरकर एगोन फोर्ट भेज दिया गया। दक्षिण और पूर्व में स्ट्रॉम किंग आर्गिलेक के बैनरमैन और उनके लॉर्ड किंग हेरन द ब्लैक के लॉर्ड की तुलना में ज्यादा वफादार साबित हुए। आर्गिलेक द एरोकेंट ने स्टॉर्म एंड में एक विशाल सेना इकट्ठी कर ली। हाउस डुरंडन और स्टॉर्म एंड का यह किला बहुत मजबूत, जिसकी बाहरी दीवारें हेरनहाल किले से भी ज्यादा मोटी और मजबूत थी। स्टॉर्म एंड के इस किले को भी अजय और अभेद्य माना जाता था। हालांकि राजा हेरन द ब्लैक के अंत की खबर उसके पुराने दुश्मन आर्गिलेक द एरोगेंट के कानों तक पहुंच गई। लॉर्ड फेल और लॉर्ड बकलर एगोन की आगे बढ़ती हुई सेना के सामने वो पीछे की ओर हट रहे थे और उसमें लॉर्ड एरोल मारे जा चुके थे। लॉर्ड फेल और लॉर्ड बकलर ने क्वीन रेनिस और उनके ड्रैगन के बारे में संदेश भेजकर आर्गिलेक द एरोगेंट को आगाह कर दिया था। उस बुढ़े वॉरियर किंग आर्गिलेक ने दहाड़ते हुए कहा, मैं हेरन द ब्लैक की तरह अपने ही किले में मुंह में सेब दबाए हुए किसी सुअर के बच्चे की तरह भूनकर मरना नहीं चाहता। युद्ध का पूरा अनुभव होने के कारण आर्गिलेक ने यह तय किया कि वह अपने हाथों में तलवार लेकर अपने भाग्य का फैसला खुद करेगा। इसलिए आर्गिलेक द एरोगेंट ने एक आखिरी बार खुले मैदान में अपने दुश्मन का सामना करने के लिए स्ट्रॉम एंड से बाहर निकला। स्ट्रॉम किंग की सेना का इस तरह से आगे बढ़ना और इस बरातियन और उनके सैनिकों के लिए जरा भी हैरानी की बात नहीं थी, क्योंकि रानी रेनिस अपने ड्रैगन पर उड़ते हुए आर्गिलेक और उनकी सेना को स्ट्रॉम एंड से निकलते हुए देख लिया था और वो हैंड ऑफ द किंग और इस बरातियन को अपने दुश्मन की संख्या और उनके तैनाती के बारे में पूरी जानकारी दे दी। तो ओरिस बराथियन ने ब्रॉन्ज गेट के दक्षिण की पहाड़ियों पर एक मजबूत स्थिति ले ली और ऊंची जमीन पर रुककर स्ट्रॉमलैंड की सेना के आने का इंतजार करने लगा। जैसे ही दोनों सेनाएं आमने सामने आई तो स्ट्रॉमलैंड ने अपने नाम को सच साबित कर दिया, क्योंकि उस सुबह हल्की बारिश होना शुरू हो गई थी और दोपहर तक इस बारिश ने एक भयानक तूफान का रूप ले लिया। किंग आर्गिलेक के वफादार लॉर्ड्स और उनके बैनरमैन ने उनसे अगले दिन तक यह हमला टालने का आग्रह किया, इस उम्मीद में कि कल तक शायद बारिश थम जाए। स्ट्रॉम किंग की सेना एगोन की सेना की तुलना में लगभग दुगनी थी और उनके पास लगभग 4 गुना ज्यादा नाइट और भारी घुड़सवार थे। जब स्टॉर्म किंग अपनी पहाड़ियों पर भीगे और लहराते हुए टारगेरियन बैनर को देखता है तो वह बहुत क्रोधित होता है। युद्ध में माहिर स्टॉर्म किंग ने यह गौर किया कि बारिश दक्षिण दिशा से हो रही है और पहाड़ियों पर मौजूद टारगेरियन सैनिकों के चेहरे पर सीधे आंखों में पड़ रही है, इसलिए आर्गिलेक ने हमले का आदेश दे दिया और ये युद्ध शुरू हो गया और इस युद्ध को इतिहास में द लास्ट स्टॉर्म के नाम से जाने जाने लगा। यह लड़ाई देर रात तक चलती रही, जो कि एक खूनी संघर्ष था और एगोन द्वारा हेरनहोल की जीत की तुलना में कम एक तरफा था। आर्गिलेक ने अपने नाइट के साथ और इस बरातियन के सेना पर 3 बार हमला किया, लेकिन पहाड़ियों की ढलान बहुत खड़ी और बारिश की वजह से जमीन नरम और कीचड़ से भर गई। इस वजह से वार हॉर्स आगे बढ़ने में स्ट्रगल करने लगे और वो कीचड़ में फंस गई, जिससे इस हमले की रफ्तार और मोमेंटम पूरी तरह से समाप्त हो गया। स्ट्रॉमलैंड के पैदल सैनिक सबसे ज्यादा सफल रहे। बारिश के कारण टारगेरियन सेना उन्हें ऊपर चढ़ते हुए नहीं देख पाई। जब तक स्ट्रॉमलैंड की सेना ऊपर तक पहुंची, तब तक टारगेरियन सेना के तीरंदाजों के धनुष की डोरियां गीली होने की वजह से अब उनके धनुष अब उनके काम में नहीं आ रहे थे। स्ट्रॉमलैंड की सेना ने पहले एक पहाड़ी जीती, फिर दूसरी। स्ट्रॉम किंग और उनके नाइट ने चौथे और अंतिम हमले में बरातियन सेना के सेंटर को पूरी तरह से चीर दिया, लेकिन तभी उनका सामना रानी रेनिस और उनके ड्रैगन से हुआ। जमीन पर होने के कारण ड्रैगन बहुत ही भयानक और खतरनाक लग रहा था। डिकॉन मोरिगन और ब्लैक हेवन का बास्टर्ड सेना के अगले हिस्से का नेतृत्व कर रहा था और ड्रैगन की आग ने इन
इन दोनों के साथ साथ आर्गिले के नाइट और बॉडीगार्ड को भी अपनी आग की चपेट में ले लिया। इस आग की लपटों ने वार हॉर्स को इतना डरा दिया जिससे वो दहशत के मारे इधर उधर भागने लगे और वो अपने पीछे आने वाले घुड़सवारों से टकरा गए और इससे आर्गिले की सेना में अफरा तफरी मच गई। स्ट्रॉम किंग आर्गिले खुद अपने घोड़े से नीचे गिर गए, लेकिन फिर भी उन्होंने लड़ना जारी रखा। जब ओरिस बराथियन अपने सैनिकों के साथ में कीचड़ भरी पहाड़ियों से नीचे उतरे तो उन्होंने देखा कि वह ओल्ड किंग आर्गिलेक अकेले ही आधे दर्जन सैनिकों का सामना कर रहा था और उनके पैरों के पास उतने ही सैनिकों की लाश पड़ी थी। और तब ओरिस बराथियन ने आदेश दिया कि तुम सब साइड में हट जाओ, और फिर ओरिस बराथियन अपने घोड़े से नीचे उतर गए ताकि वो राजा आर्गिलेक का सामना एक बराबरी के लेवल पर कर सके। ओरिस बराथियन ने स्टॉर्म किंग आर्गिलेक को घुटने टेकने का आखिरी मौका दिया, लेकिन ओल्ड किंग आर्गिलेक ने उन्हें इसके बदले में उसे कोसा और गालियां दी। फिर इन दोनों के बीच में युद्ध छिड़ गया। एक तरफ ओल्ड किंग आर्गिलेक जिसके सफेद बाल हवा में लहरा रहे थे, तो दूसरी तरफ एगोन का हैंड ऑफ द किंग और काली दाढ़ी वाला खूंखार योद्धा ओरिस बराथियन था। और कहा जाता है कि इन दोनों ने एक दूसरे को बहुत सारे घाव दिए, लेकिन अंत में डुरंडन वंश के अंतिम राजा आर्गिलेक की इच्छा पूरी हुई और वह अपने हाथ में तलवार लिए और अपनी जुबान पर कर्स लिए मारा गया। अपने राजा की मौत की खबर से स्ट्रॉमलैंड के सैनिकों का मनोबल पूरी तरह से तोड़ दिया और जैसे जैसे यह खबर फैली कि ओल्ड किंग मारा गया है तो उनके लॉर्ड्स और नाइट्स ने अपनी अपनी तलवारें फेंक दी और युद्ध के मैदान से भाग खड़े हुए। कुछ दिनों तक यह डर बना रहा कि स्ट्रॉम एंड का हाल भी वैसा ही होगा जैसा कि हेरन हाल किले का हुआ था, क्योंकि आर्गिलेक की बेटी अर्गिला ने ओरिस बराथियन और टारगेरियन की सेना के आने पर स्ट्रॉम एंड किले के गेट को बंद कर लिया और खुद को स्ट्रॉम क्वीन घोषित कर दिया। अर्गिला ने यह घोषणा की कि हम घुटने नहीं टेकेंगे और अपने आखिरी सांस तक इस किले की रक्षा करेंगे। जब क्वीन रेनिस ने बातचीत करने के लिए मिस्टर को भेजा तो आर्गिला ने जवाब दिया कि तुम मेरा किला तो ले सकते हो, लेकिन तुम्हें सिर्फ हड्डियां, खून और राख ही मिलेगी। लेकिन इस महल के सैनिकों को मरने की इतनी भी जल्दी नहीं थी। उस रात सैनिकों ने शांति का झंडा फहराया और महल के गेट को खोल दिया और उन सैनिकों ने लेडी आर्गिला को मुंह में कपड़ा ठूंसकर उसे जंजीर में जकड़कर उसे नंगा कर ओरिस बराथियन के कैंप में पहुंचा दिया। और कहा जाता है कि ओरिस बराथियन ने अपने हाथों से आर्गिला की जंजीरों को खोला और उसे अपना लबादा उड़ाया। उसे खाने के लिए खाना और पीने के लिए शराब परोसी गई और ओरिस बराथियन ने उसे बहुत ही प्यार से बात की। आर्गिला के पिता के साहस और हिम्मत और उनकी मौत के गौरवपूर्ण तरीके के बारे में बताया। उसके बाद स्टॉर्म किंग आर्गिलेक के सम्मान में ओरिस बराथियन ने डुरंडन वंश के चिन्ह को और उनके शब्दों को अपना लिया, जिससे अब क्राउनस्टेग हाउस बराथियन का सीजल चिन्ह बन गया और स्ट्रॉम इंड का यह किला उनका निवास स्थान बन गया। लेडी आर्गिला ने ओरिस बराथियन के साथ में शादी कर ली। रिवरलैंड और स्ट्रॉम एंड इन दोनों पर अब एगोन द ड्रैगन और उनके सहयोगियों का पूरा कंट्रोल हो गया। तो वेस्टरोस के बाकी बचे हुए राजाओं को अब साफ दिख रहा था कि अब उनकी बारी आने वाली है। विंटरफेल के राजा टोरेन स्टार्क ने अपने बेनरमैन को बुलाया। नॉर्थ में बहुत दूर होने के कारण टोरेन स्टार्क जानता था कि उनकी सेना को इकट्ठा करने में काफी समय लग जाएगा। तो वहीं पर द वेल की रानी सर्रा, जो अपने बेटे रोलेन एरिन की रीजेंट थी, उसने एरिन के किले में शरण ले ली और अपनी सुरक्षा को मजबूत कर लिया और वेल ऑफ द एरिन के प्रवेश द्वार ब्लडी गेट पर अपनी सेना को भेज दिया। रानी सारा को यंग एज में फ्लावर ऑफ द माउंटेन के नाम से जाना जाता था, क्योंकि वो सेवन किंगडम की सबसे ज्यादा खूबसूरत लड़की थी। शायद एगोन को अपनी सुंदरता से लुभाने की उम्मीद में रानी सारा ने अपनी एक पोर्ट्रेट फोटो एगोन को भेजी और शादी का प्रस्ताव रखा, इस शर्त पर कि एगोन उनके बेटे रोलेन एरिन को अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दे। हालांकि वह पोर्ट्रेट फोटो राजा एगोन तक पहुंच गई, लेकिन यह पता नहीं है कि एगोन ने इस प्रपोजल का जवाब दिया था या नहीं। राजा एगोन की पहले से ही 2 रानियां थी और सर्रा एरिन अब तक एक मुरझाया हुआ फूल बन चुकी थी और वह एगोन से लगभग 10 साल बड़ी भी थी। इसी बीच पश्चिम के 2 महान राजाओं ने मिलकर किंग एगोन को हमेशा के लिए खत्म करने के इरादे से अपनी अपनी सेनाओं को इकट्ठा किया। हाई गार्डनर से हाउस गार्डनर के राजा मर्न 9th एक विशाल सेना लेकर निकले। हाउस रोवन के केसल गोल्डन ग्रोव की दीवारों के नीचे राजा मर्न 9th की मुलाकात कैस्टली रो के राजा लोरेन फर्स्ट
लेनेस्टर से हुई, जो कि वेस्टर्न से अपनी सेना को लेकर आया था। इन दोनों राजाओं ने मिलकर वेस्टरोस के इतिहास की सबसे बड़ी और सबसे ताकतवर सेना तैयार की, जो कि लगभग 55,000 की सेना थी, जिसमें 600 छोटे बड़े लॉर्ड्स और 5,000 से ज्यादा नाइट शामिल थे। राजा मर ने इस सेना को गर्व से ओवर आयरन फिस्ट कहा और उसके साथ में उनके 4 नाइट बेटे और 2 जवान पोते स्क्वायर के रूप में भी साथ में थे। ये दोनों राजा और उनकी सेना गोल्डन ग्रोम पर ज्यादा देर तक नहीं रुके, क्योंकि इतनी बड़ी सेना को आगे बढ़ाना था, नहीं तो ये आसपास के पूरे इलाके का रसद खाकर उन्हें खाली कर देते। ये विशाल सेना तुरंत उत्तर पूर्व की ओर चल पड़ी और ऊंचे घास के मैदानों और गेहूं के सुनहरे खेतों में से होते हुए आगे की तरफ बढ़ रही थी। गॉड्स आई झील के पास इस सेना ने अपना कैंप लगाया और जैसे ही इसकी जानकारी राजा एगोन को मिली तो वो भी अपनी सेना को इकट्ठा करके और इस नए दुश्मन का सामना करने के लिए अपनी सेना को आगे बढ़ाने लगा। एगोन के पास इन दोनों राजाओं की तुलना में सेना का केवल 5वां हिस्सा ही था और उनमें से इस सेना का बड़ा हिस्सा रिवरन के लॉर्ड के प्रति वफादारी की कसम खाए हुए सैनिकों की थी और इस सेना की वफादारी हाउस टारगेरियन के प्रति हाल ही में की गई थी और अभी तक इनकी वफादारी परखी नहीं गई थी। हालांकि छोटी सेना के साथ एगोन अपने दुश्मनों सेना की तुलना में ज्यादा तेजी से आगे की तरफ बढ़ रहा था। स्टोनी सेप्ट के शहर में एगोन की दोनों रानियां अपने अपने ड्रैगन के साथ एगोन के साथ में शामिल हो गई। स्ट्रॉम एंड से रानी रेनिस और क्रेकला पॉइंट से रानी विशेन्या वहां के लोकल लॉर्ड से अपनी वफादारी सुनिश्चित करके आई थी। अब ये तीनों टारगेरियन ने आसमान से देखा कि उनकी सेना ब्लैक वाटर रस की ब्रांच हैंड वाटर को पार कर दक्षिण की ओर आगे बढ़ रही है। इन दोनों सेनाओं का सामना ब्लैक वाटर के दक्षिण में चौड़े और खुले मैदान में हुआ, जहां आगे आने वाले समय में गोल्ड रोड बनने वाला था। जब 2 राजाओं के जासूस और स्काउट ने टारगेरियन सेना की संख्या और उनकी स्थिति की जानकारी दी तो वो दोनों राजा बहुत खुश हुए, क्योंकि उनके पास एगोन के हर एक सैनिक के मुकाबले में 5 सैनिक थे और उनके लॉर्ड्स और नाइट की संख्या तो और भी ज्यादा थी। यह मैदान काफी चौड़ा और खुला था, जहां तक भी नजर जाती वहां तक सब जगह पर घास और गेहूं की फसलें थी। 2 राजाओं के नाइट और उनके भारी घोड़ों के लड़ने के लिए यह एक परफेक्ट मैदान था। एगोन टारगेरियन के पास इस बार कोई भी ऊंची जगह नहीं थी जिससे वो ऊंची जमीन पर कमांड कर सके, जैसा कि ओरिस बराथियन ने द लास्ट स्टॉर्म युद्ध में किया था। यहाँ की जमीन बिना कीचड़ के और काफी सख्त थी और ना कोई बारिश की चिंता और आज का दिन भी बिना बादलों का था। हालांकि हवा तेज चल रही थी और पिछले 2 हफ्तों से बारिश भी नहीं हुई थी। किंग मर्न किंग लॉरेन लेनिस्टर से लगभग 1.5 गुना ज्यादा सैनिक लेके आए थे, तो इसलिए उन्होंने इस सेना के सेंटर की कमान संभालने का सम्मान मांगा और अपने बेटे और अपने उत्तराधिकारी एडमंड को इस सेना की कमान संभालने की जिम्मेदारी दी। तो वहीं पर किंग लॉरेन और उनके नाइट को राइट साइड से और लॉर्ड ओकहार्ड को लेफ्ट साइड की जिम्मेदारी दी। टारगेरियन सेना को रोकने के लिए कोई भी नेचुरल रुकावट नहीं थी, तो 2 राजाओं ने योजना बनाई कि टारगेरियन सेना को एक तरफ से किंग लॉरेन की सेना तो वहीं दूसरी तरफ से लॉर्ड ओकहार्ड की सेना के द्वारा घेर कर पीछे से हमला किया जाएगा, जबकि आयरन फिस्ट की सेना में मौजूद नाइट और बड़े लॉर्ड्स का झुंड एगोन की सेना के सेंटर को कुचलते हुए आगे की तरफ बढ़ेगा। एगोन टारगेरियन ने अपने सेना को एक आधे चांद की आकार में खड़ा किया हुआ था, जिसमें सामने की ओर भालों और तलवारों से लैस सैनिक थे, तो ठीक उनके पीछे तीरंदाजों और क्रॉसबोमैन की सेना थी और इस सेना के दोनों किनारों पर घोड़ों पर सवार नाइट की सेना थी। एगोन ने अपनी सेना की कमान मेडनपुल के लॉर्ड जॉन मूटन को सौंपी, जो उनके खिलाफ आने वाले पहले दुश्मनों में से एक थे, लेकिन अब वो एगोन के साथ में आ खड़े थे। खुद राजा एगोन ने अपनी रानियों के साथ अपने ड्रैगन से आसमान से युद्ध लड़ने का डिसीजन लिया। राजा एगोन ने यह गौर किया कि काफी समय से यहाँ पर बारिश नहीं हुई है और सेना के चारों ओर घास और गेहूं की फसलें लंबी और पककर तैयार हो चुकी है। तो टारगेरियन सेना ने तब तक इंतजार किया जब तक 2 राजाओं की सेना ने अपनी तुरही नहीं बजा दी और फिर वो सेना बैनर के समुद्र के नीचे तेजी के साथ आगे की तरफ बढ़ रही थी। राजा मर्न खुद अपने गोल्डन घोड़े पर सवार होकर सेंटर की सेना की कमान संभाल ली और उसके बगल में उसका बेटा गवेन
अपना झंडा थामे हुआ था, जिस पर एक सफेद मैदान पर एक बड़ा हरा हाथ का सीजल चिन्ह बना हुआ था। हॉर्न और ड्रम के शोर शराबे के साथ चीखते चिल्लाते हुए गार्डनर और लेनेस्टर की सेना ने तीरों की बौछारों के साथ में अपने दुश्मन टारगेरियन सेना पर टूट पड़े। उन्होंने टारगेरियन सेना के स्पीयरमैन को उनकी लाइनों से तोड़कर छिन्न भिन्न कर दिया, लेकिन अब तक एगोन और उनकी बहनें अपने ड्रैगन के साथ में हवा में उड़ चुके थे। एगोन अपने ड्रैगन वलेरियन पर सवार होकर दुश्मन की सेना पर आग बरसा रहा था, तो वहीं पर दुश्मन सेना वलेरियन ड्रैगन पर भालों, पत्थरों और तीरों की बौछार कर रहे थे, लेकिन उनका उस पर कोई भी असर नहीं हो रहा था। रानी रेनिस और रानी विशेन्या ने हवा की दिशा और दुश्मन के पीछे आग लगा दी, जिससे सूखी घास और गेहूं की फसलें तेजी के साथ में जलने लगी और हवा के रुख ने इस आग को और भी ज्यादा भड़का दिया। इस आग से घोड़े घबरा गए और धुएं से घोड़े और उनके सवार दोनों अंधे हो गए। इस सेना के चारों ओर आग की बड़ी दीवार खड़ी हो गई। अब उनकी सेना तितर बितर होने लगी और उनके ठीक सामने लॉर्ड मूटन की सेना थी, जो कि आग और हवा के रुख से काफी दूर और सुरक्षित थे। उन्होंने अपने धनुष और भालों के साथ में चीखते चिल्लाते और जलते हुए सैनिकों पर हमला बोल दिया और उन सैनिकों का काम तमाम कर दिया, और बाद में इस युद्ध को फील्ड ऑफ फायर के नाम से जाने जाने लगा। और ये चैप्टर यहीं पर समाप्त हो जाता है। तो दोस्तों, कैसे लगा यह वीडियो कमेंट में जरूर बताएं। अगर यह वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं जल्दी इसके अगले चैप्टर के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। साइनिंग ऑफ।